सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टावर ब्लॉक के बारे में। ये कहानी है एक स्नाइपर की जो एक बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों में से किसी को भी जिंदा बाहर नहीं आने देना चाहता। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे टावर ब्लॉक्स बनाए गए। ये टावर ब्लॉक्स वो जगह थे जहाँ पर गरीब लोग आसानी से रह सकते थे। ऐसे लोग जिनके पास किराया भरने का पैसा नहीं था या फिर वो बहुत ही कम किराए पर रहते थे, जिससे बहुत सारे लोगों के फायदे हुए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। बड़े बड़े अमीर लोग भी किराया बचाने के लिए इन्हीं घरों में रहने लगे। जैसे ही सरकार को ये बात पता लगी, उन्होंने एक एक करके सारे के सारे टावर ब्लॉक्स को गिराना शुरू कर दिया। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। जितने भी लोग अंदर हैं वो किसी भी कीमत पर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी जैसे जैसे लोग निकलते गए, बिल्डिंग्स को गिराया जाने लगा। ऐसी ही टावर ब्लॉक की एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सेरेनिटी। लगभग पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी है, मगर इस बिल्डिंग का जो ऊपरी वाला माला है वहाँ पर अभी भी कुछ लोग रहते हैं, जिनकी वजह से बिल्डिंग को कोई नहीं गिरा पा रहा। ये बिल्डिंग ज्यादातर चोर उचक्के के रहने की जगह है। उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वो खुलेआम यहाँ पर अपनी मन मर्जी करते हैं। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है निक। निक के पीछे कुछ गुंडे भाग रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए घुस जाता है सेरेनिटी बिल्डिंग के अंदर। एक एक करके वो सबके दरवाजे को खटखटाता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ज्यादातर लोग अपने दरवाजों को बंद करने लगते हैं। तब वो सारे चोर पीटने लगते हैं निक को। उसकी आवाज सुनने के बाद अपने दरवाजे के पास बेकी नाम की एक लड़की आती है। बाहर देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत पुलिस वालों को कॉल करती है, मगर उसे वेटिंग में डाल दिया जाता है क्योंकि और भी लोग अभी लाइन पर मौजूद हैं। तब ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ता है बाहर, मगर ये चोर उसे भी पीटने लगते हैं। अब वो भी जमीन पे गिरी हुई है निक के साथ। एक वक्त के बाद बेकी बेहोश हो जाती है। तब वो लोग घसीट के लेकर के जाते हैं निक को और जान से मार देते। अगले ही दिन पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर और वो बेकी को कहते हैं कि तुमने उन लोगों को देखा था जिन लोगों ने उस लड़के की जान ले ली। तब बेकी मना कर देती है, कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा। वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। मगर डिटेक्टिव कहता है कि तुम मुझे दरवाजे पर मिली थी बेहोश और तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान भी है। मुझे पता है कि तुमने उन लोगों को देखा है। मगर बेकी मना करके दरवाजा बंद करने लगती है। तब डिटेक्टिव कहता है कि जो भी गवाही देगा उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मगर कोई उसे कुछ नहीं बताता और डिटेक्टिव गुस्सा होकर के चला जाता है यहाँ से। थोड़ी देर के बाद कर्टिस नाम का आदमी अंदर आता है। वो सबसे हफ्ता ले रहा है। बेकी उसे हफ्ता नहीं देती। तब वो जाता है आगे। नेविल नाम का एक आदमी आता है बाहर, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है जिसका नाम है विवियन। सिर्फ अपनी पत्नी के लिए वो पैसे दे देता है। तब कर्टिस अपने दो साथियों के साथ निकल जाता है यहाँ से। वहीं एक कमरे में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जिसे शराब पीने की लत थी। वो उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके सामने एक बोतल पड़ी है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो शराब ना पिए, मगर अंत तक वो अपने आप को नहीं रोक पाता और शराब पीने लगता है। तभी बेकी बाहर जा रही होती है। बाहर जाते समय उसकी नजर पड़ती है जेनी नाम की लड़की पे। जेनी के बच्चे भी हैं जिन्हें वो छोड़ करके हमेशा ही पार्टी करने जाती है। बेकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो घूर रही होती है जेनी को। जेनी भी इस चीज को समझ जाती है कि बेकी उसे जज कर रही है। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच बहस होती है। फिर ये लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। सुबह सुबह ये लोग देखते हैं कि सबका इंटरनेट का कनेक्शन कट चुका है। उसके साथ साथ किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है, ना मैसेजेस जा रहे हैं और ना ही कॉल्स। तभी बेकी उठती है अपने पार्टनर के साथ। वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी एक गोली आकर के सीधा लगती है बेकी के पार्टनर के भेजे में। वो जमीन पे गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब बेकी आश्चर्यचकित है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बगल वाली बिल्डिंग में हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो अब एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है जितने भी लोग खिड़की के पास है। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। सब इन चीजों को देखने के बाद डर से नीचे छुप जाते हैं। जब भी वो कोई चीज उठा करके खिड़की के पास फेंकते हैं, सीधा उस पर गोली लगती है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है और ये कौन आदमी है जो इतनी बेरहमी से इन्हें मार रहा है। सब भागते हुए आते हैं अपने अपने दरवाजे के पास। फिर बाहर निकल करके कॉरिडोर में चले आते हैं। सब रो रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हुआ इनके साथ। सब एक दूसरे का फोन चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई इंटरनेट है। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग बिल्डिंग ही छोड़ देंगे, मगर ये लोग टॉप फ्लोर पे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। वहां जाकर के पता लगता है कि लिफ्ट भी बंद हो चुकी है। तभी डैनियल नाम का लड़का कहता है कि अगर कोई हमें मारना चाहता है तो उसे ये बात पता होगी कि इस बिल्डिंग से कहां से बाहर निकलेंगे लोग। उसने वहां पर भी निशाना लगाया होगा। अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए हमें कोई और योजना बनानी चाहिए। तभी दो घायल लड़के बाहर आते हैं, जिनमें से एक का नाम है गैरी। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। वो इनसे मदद मांगता है। तब ये लोग चिल्ला करके कहते हैं कि कर्टिस ने हमेशा ही हमसे पैसे लिए हैं और तुम दोनों भी उसके साथ मिले हुए थे,
तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे? मगर विवियन अपने आप को नहीं रोक पाती। वो कभी नर्स हुआ करती थी। वो जाने लगती है उनके जख्मों का उपचार करने। तभी एक एक करके और भी लोग बाहर आते हैं। ज्यादातर लोग घायल हैं और सब रोते हुए बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनके किसी न किसी अपने को मार दिया गया है। थोड़ी देर के बाद जेनी भी रोती हुई बाहर आती है। तब उसके पास बेकी आती है, कहती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि मेरे दोनों बच्चों को मार दिया गया। इस बात को सुनने के बाद अब बेकी भी सदमे में चली जाती है। दूसरी तरफ हम विवियन को देखते हैं जो सबकी मदद करना चाहती है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग दम भी तोड़ देते हैं। तभी बेकी को याद आता है कि कर्टिस यहाँ पे नहीं है। वो लोग उसका दरवाजा खटखटाते हैं मगर उसका दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो लोग दरवाजा तोड़ करके चले जाते हैं अंदर और पूरे घर में देखने लगते हैं कि कर्टिस कहाँ पे है। जब वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता तभी उनकी नजर पड़ती है बिस्तर पे। वो देखते हैं कि कर्टिस अभी भी सो रहा है। जैसे ही वो लोग चादर हटाते हैं, कर्टिस चाकू तान देता है बेकी के गले पे। उसे लगता है कि बेकी उसे मारने की कोशिश कर रही है। तब बेकी समझाती है कि सामने की बिल्डिंग में कोई स्नाइपर है जो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। मगर कर्टिस को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बेकी को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम जाओगे खिड़की के पास और पर्दा हटाओगे। बेकी कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार देगा, मगर कर्टिस उसकी बात नहीं सुनने वाला। वो उसके गले पे चाकू रख के कहता है कि तुम्हें अभी के अभी जाना पड़ेगा। यहीं पे पॉल नाम का आदमी खड़ा है जो अपने आप को नहीं रोक पाता। वो कर्टिस के सर पे मारता है और बेकी को छुड़ा लेता है। फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम जाओ खिड़की के पास, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इतना कह के ये लोग जाने लगते हैं। तब एक तकिया लेकर के कर्टिस पहुंचता है खिड़की के पास और पर्दा हटा करके तकिया आगे कर देता है। सीधा गोली आकर के लगती है तकिए में। तब वो तुरंत भागता है बाहर। उसे भी समझ में आ चुका है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब सब लोग फिर से बात कर रहे हैं कि आखिर वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे और आखिर ये सारी चीजें कौन कर रहा है। सबसे पहले इनका शक जाता है कॉन्ट्रैक्टर पर जो इन्हें बिल्डिंग से खाली करवाना चाहता था। इस बात को सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर इतना बेवकूफ नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है सबसे पहला शक किसी का भी कॉन्ट्रैक्टर पर ही जाएगा, इसीलिए वो नहीं हो सकता। इसी बीच बेकी पीछे के दरवाजे को देखती है। दरवाजे के पास कांच लगा हुआ है। वो कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अगर हम वहाँ गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहीं पर एक लड़का बैठा हुआ है जो सोचने के बाद कहता है कि किसी ने बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है। लिफ्ट बंद करने के बाद उसने इमोजी लगाया है। उसके साथ साथ उसने इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल का भी कनेक्शन काट दिया है। ये कोई आम इंसान नहीं है और जिस तरीके का उसका निशाना है ये मिलिट्री ग्रेड वालों का ही निशाना होता है, जिसके पास इतने तगड़े रेंज वाली स्नाइपर हो और निशाना इतना तगड़ा हो। कोई ऐसा आदमी है जिसने लंबी चौड़ी प्लानिंग की है। तभी कर्टिस कहता है कि मुझे अपने कमरे में जाना है। नेविल कहता है कि नहीं, तुम कमरे में नहीं जा सकते। मैंने हर बार तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि तुम हमारी सुरक्षा करो और आज तुम भाग रहे हो। कर्टिस कहता है कि तुम लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है। इस बात को सुनते ही नेविल उसे दमदार 2 पंचेस मारता है। कर्टिस गिर जाता है जमीन पे। तब वो कहता है कि पहले मैं मिलिट्री में हुआ करता था, मैं सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से चुप था। मैं एक झटके में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो। कर्टिस को नीचा गिरा हुआ देखने के बाद अब बेकी भी उसे मारती है और कहती है कि तुम इसी के लायक हो, अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। सब लोग निर्णय करते हैं कि उन्हें कैसे भी लिफ्ट का दरवाजा खोलना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो लोग नीचे जा सकते हैं। एक बार वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे चले गए तब किसी को भी मदद के लिए बुला सकते हैं। सब एक के बाद एक औजारों का इस्तेमाल करके लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक गोली सीधा आकर के लगती है जो लिफ्ट के सामने था उस लड़के को। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो लोग उसकी लाश को हटाते हैं। तब बेकी जाती है दरवाजे के पास और एक छोटे से आईने से देखने लगती है कि आखिर अंदर से गोली चली कैसे। तब उसे पता लगता है कि स्नाइपर ने एक जाल बिछा करके रखा था और उसी की वजह से गोली चली है, यानी अब दूसरी गोली अंदर नहीं है। वो सबको कहती है कि लिफ्ट के अंदर सीढ़ियां होती हैं, उनकी मदद से हम नीचे जा सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे है और हम चाहे कुछ भी कर ले ऊपर नहीं आने वाले। ये सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ पर स्नाइपर हमें नहीं देख सकता। तब अब एक एक करके सारे लोग शाफ्ट से नीचे आने लगते हैं। थोड़ा और नीचे आने के बाद इन्हें ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा मिल जाता है, क्योंकि लिफ्ट यहीं पर रुकी हुई है। अब ये लोग चले आते हैं बाहर। अब कैसे भी इन्हें बाहर के दरवाजे को खोलना है जो कि बंद है। ये लोग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं और सारे पेज को खोल करके दरवाजे को आगे कर देते हैं, मगर अभी भी एक दरवाजा आगे है जिसे ये लोग पुश नहीं कर पा रहे। तब इन्हें पता लगता है कि किसी ने पूरा का पूरा कंटेनर बाहर ला करके रखा हुआ है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, दरवाजा नहीं खुलने वाला। अब हार मान करके इन्हें आना पड़ता है ऊपर। हम गैरी को देखते हैं जो अभी भी दर्द से करा रहा है और उसके पास उसका साथी मार्क बैठा हुआ है। बेकी कहती है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अब हम में से किसी न किसी को छत पे जाना पड़ेगा और छत से चादरों का इस्तेमाल करके उसे नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि वो मदद ला सके। तभी जेनी आकर के इमोजीज को देखती है। वो कहती है कि नीचे भी ऐसी ही इमोजीज थी, इनका कुछ न कुछ तो मतलब है। जब वो ध्यान से देखती है तो कहती है कि मुझे अब बात समझ में आ गई। तुम लोगों में से कितने लोगों को गांधी के बारे में पता है?
गांधी के 3 बंदर हुआ करते थे जिनका मानना था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। कोई हमें संदेश देना चाहता है। थोड़े समय पहले निक नाम के लड़के की मौत हुई थी यहाँ पे। हम सबको पता था कि उसे किसने मारा है, लेकिन हम में से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। वो आदमी शायद उसी की हमसे बदला ले रहा है। वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मानती। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, लोग उसे शूट कर देते हैं। अब रात हो चुकी है। सारे लोग सोचने लगते हैं कि वो क्या करें। वो कहते हैं कि अगर हम बत्तियों को बंद करके जाएं, तब कहीं हम आसानी से निकल सकते हैं। मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर बाहर कोई स्नाइपर है तो उसके पास नाइट विजन जरूर होगा, वो उससे भी हमें मार सकता है। तभी इनकी नजर पड़ती है गैरी और मार्क के दरवाजे पे, जिसपे अलग तरीके का पेंट किया हुआ है। अब कर्टिस को इनके ऊपर शक होता है। वो उन दोनों को लेकर के जाता है अंदर और कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर बात है क्या। वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। तब कर्टिस उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही मारा था उस लड़के को पैसों के लिए, मगर ये दोनों अभी भी मना कर रहे हैं। तब कर्टिस गैरी के जख्मों को दबाने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, अभी के अभी सच्चाई बताओ। तब ये दोनों कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने ही निक को पीटा था, मगर हमें ये बात पता नहीं थी कि वो मर जाएगा। हम तो बस उसे मार रहे थे ताकि डर करके वो हमें पैसे दे दे। अब इन सारी बातों को बाहर के लोगों ने भी सुन लिया है। उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि इन्हीं लोगों की वजह से सबकी जान आज खतरे में है। वो सब निश्चय करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से हमने इनको हवाले कर दिया है स्नाइपर के, तब वो कहीं हमारी जान बख्श दे। अंदर कर्टिस भी उन दोनों को कहता है कि तुम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा, मगर वो लोग नहीं मानते। इस चीज को देखने के बाद कर्टिस गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले मार्क को लेकर के जाता है खिड़की के पास। सीधा एक गोली आकर के लगती है उसके भेजे में। इस चीज को देखने के बाद गैरी भागने की कोशिश करता है, मगर कर्टिस उसे भी नहीं छोड़ने वाला। वो उसे भी घसीट के लेकर के जाता है खिड़की के पास। तब स्नाइपर उसे भी शूट कर देता है। बाहर आने के बाद वो सबको बताता है कि उसने क्या किया। उन दोनों को उसने स्नाइपर से सजा दिलवा दी। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सही हुआ या फिर गलत। क्या यह तरीका सही था या स्नाइपर से इन्हें बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहीं पर कैरल नाम की एक औरत है जो कहती है कि अब मैं तंग आ चुकी। स्नाइपर को उसका टारगेट मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब सारे लोग उसे रोकते हैं, खास करके बेकी। तब वो नहीं रुकती और कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो किसी भी अपने को नहीं खोया है। तुम्हारा जो साथी मरा है वो सिर्फ तुम्हारे पास सोने के लिए आता था। मैंने अपने को खोया है। मुझे पता है कि कैसा दर्द होता है और मैं एक और अपने को नहीं खोना चाहती। इस बात को सुनते ही बेकी उसे थप्पड़ मार देती है। तब सारे लोग कैरोल को शांत करवाते हैं और कहते हैं कि पीछे के रास्ते से हमें निकलना पड़ेगा। कैरोल जाने के लिए तैयार है, मगर वो अपने बेटे डैनियल को अंदर छोड़ना चाहती है। पहले वो खुद जाकर के देखना चाहती है, अगर कोई खतरा नहीं हुआ तब डैनियल उसके पीछे आएगा। सबसे पहले सीढ़ियों की तरफ वो अपने हाथ को आगे करती है। जब कोई भी गोली नहीं चलती तब वो आने लगती है आगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दरवाजे तक पहुंच जाती है। तब डैनियल भी उसके पीछे आ जाता है, मगर जैसे ही दरवाजे से निकल करके वो 2 कदम आगे जाती है, स्नाइपर उसे भी शूट कर देता है। तब डैनियल छुप जाता है आकर के एक दरवाजे के पीछे। स्नाइपर सबसे पहले उसके हाथ पे गोली चलाता है। तब ना चाहते हुए भी गिर जाता है डैनियल, फिर वो उसे भी शूट कर देता है। दूसरी तरफ इस चीज को देखने के बाद अब सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इनकी ये योजना भी खराब हो गई। बेकी कहती है कि अब एक ही रास्ता बचा है और वो है छत वाला। मैं छत पे जा रही हूँ। तब पॉल उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम चली गई, तुम्हें कुछ हो गया तो ये सारे लोग फंस जाएंगे। इनमें से किसी के पास भी तुम्हारे जितनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं जाऊंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को सुनने के बाद बेकी उसे गले से लगा लेती है। अब सारे लोग फायर हॉज को बाहर निकालते हैं, लेकिन अब पॉल ऊपर जा पाता उससे पहले उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो कहता है कि वो एक शराब एडिक्ट है। उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं पिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कर्टिस वहाँ पे शराब लाता है। शराब पीने के बाद अब पॉल जाने के लिए तैयार है। ये लोग छत वाले दरवाजे का ताला तोड़ते हैं। तभी नेविल की पत्नी सामने आ जाती है और एक गोली सीधा आकर के लगती है उसके छाती में। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखने के बाद अब नेविल टूट जाता है, मगर ये सारे लोग छुप छुपा के चले आते हैं छत पे। ये लोग नीचे छुपे हुए हैं और पॉल अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर एक वक्त के बाद स्नाइपर को पता लग जाता है। वो पॉल को नहीं देख सकता, मगर पॉल जिस हौज से लटका हुआ है वो उसे देख पा रहा है और हौज पे गोलियां चलाने लगता है। तब कर्टिस उसके सामने आ जाता है ध्यान भटकाने के लिए, मगर स्नाइपर अभी भी हौज पे गोलियां चला रहा है। एक वक्त के बाद हौज कटता है और पॉल नीचे गिर के मर जाता है। अब बेकी टूट चुकी है। वो भी सामने आना चाहती है, मगर कर्टिस उसे पकड़ के रखता है और लेकर के चला आता है अंदर। अंदर आने के बाद बेकी कहती है कि अब बस एक ही रास्ता है, हमें यहाँ पर आग लगानी पड़ेगी, तभी बाकी लोग देख पाएंगे और मदद के लिए अंदर आएंगे। लेकिन आग लगाने से पहले ये तीनों बैठ करके पहले खाना खाते हैं आखिरी बार, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। अपने आखिरी समय को ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं। खाना खाने के बाद कर्टिस अब नीचे भेज देता है बेकी और नेविल को। फिर हर एक कमरे में वो तेल छिड़कने लगता है
उसके कुछ समय के बाद वो मेटल्स को डाल देता है माइक्रोवेव के अंदर और गैस भी ऑन करके वहाँ पर आग जला देता है। आने लगता है नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे करके आग फैलती जा रही है। एक वक्त के बाद माइक्रोवेव जब ब्लास्ट होता है तब आग और भी ज्यादा फैल जाती। अब कर्टिस भी नीचे आ रहा है, मगर इस बार सीढ़ियां टूटती है और वो गिरता है नीचे। उसका पैर टूट चुका है। बेकी और नेविल उसे बाहर खींच करके उपचार करने लगते हैं। नीचे के गार्ड सब जैसे ही देखते हैं कि ऊपर आग लगी है, वो भी कॉल करने की कोशिश करते हैं फायर ब्रिगेड को, मगर उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तब वो आगे आते हैं। आगे आते ही उन्हें लाश नजर आती है, मगर वो कुछ कर पाते उससे पहले वह स्नाइपर उनके सामने आकर के उन्हें गोली मार देता है। बेकी ने भी इन चीजों को देखा है और नेविल को कहती है कि कर्टिस को लेकर के तुम कमरे में जाओ, वो अब अंदर आता ही होगा। वो छुप जाती है लिफ्ट के पास। तभी वो आता है स्नाइपर अंदर। आते ही वो सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। अब उसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। इस चीज का फायदा उठा करके बेकी बाहर आ जाती है। वो देखती है कि गाड़ी में एक नेल गन पड़ी हुई है। वो उसे लेके आती है अंदर और अंधाधुन उससे गोलियां चलाने लगती है स्नाइपर के ऊपर, जो घायल हो गया है। अब स्नाइपर भी उसे मारने आता है। तभी अंदर से नेविल और कर्टिस आकर के उस पर हमला कर देते हैं। अब उसकी बंदूक नीचे गिर चुकी है। सबसे पहले ये लोग मास्क हटाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव है, जो इनसे पूछने आया था। वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम लोगों के सामने एक मासूम को मार दिया गया और तुम लोगों में से किसी ने भी गवाही नहीं। इस बात को सुनने के बाद बेकी कहती है, और तुमने क्या किया? जेनी के 2 मासूम बच्चे तक को मार दिया। उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब बेकी बंदूक उठा लेती है मारने के लिए डिटेक्टिव को। तब उसे कर्टिस रोकता है और कहता है कि यह गलती मत करना। एक बार तुमने किसी की हत्या कर दी तब तुम वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रह जाओगे। इस बात को सुनने के बाद बेकी रुक जाती है। तभी डिटेक्टिव टेजर से हमला करता है नेविल पे। नेविल के नीचे गिरते ही वो बंदूक उठाने लगता है। तब एक बार फिर से बेकी लड़ने लगती है उससे। कर्टिस भी आता है उसकी मदद के लिए, मगर डिटेक्टिव दोनों को नीचे गिरा देता है। अब उसके हाथ में बंदूक है। वो बंदूक से मारने की कोशिश करता है बेकी को। तभी वो नेल गन उठा करके चलाती है और इसकी कीलें सीधा जाकर के घुसती है अब डिटेक्टिव के भेजे में। तब उसकी मौत हो जाती है। बेकी रो रही है। वो लोग कर्टिस को उठाते हैं और तीनों चले आते हैं बाहर। तब ये लोग देखते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।